हेलो गाइस, IQ प्लस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 मई और हम डिस्कस करेंगे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF लॉन्च किया गया है। कितने देश इसमें शामिल हुए हैं? तो गाइस ऑप्शन है 10, 13, 16, 20। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी 13 देश इसमें शामिल है। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं हम लोग। इसमें अमेरिका के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, ब्रुनोई, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। इन देशों का विश्व की GDP में जो हिस्सा है वो 40% है। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं। तो ये IPEF क्यों ज़रूरी है? तो हम सभी को पता है कि जब कोविड-19 का टाइम था, उस टाइम में सारे देश, उस टाइम नहीं, पहले से ही सारे देश चाइना पे काफ़ी डिपेंडेंट हो चुके थे, जिसके कारण जब कोविड-19 आया तो सभी देशों को इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। इसलिए सभी देश मिलकर एक दूसरा विकल्प खोज रही है, जिसके कारण इस IPEF का स्थापना किया गया गाइस। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है। गाइस इसमें मेनली 3 देश एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो शामिल है। एशियन कंट्रीज़ इसमें शामिल है, लेकिन एशियन के 3 देशों को छोड़कर इसमें सभी देश शामिल है। तो गाइस वो 3, इसमें चाइना भी हालांकि शामिल नहीं है। तो वो 3 देश कंबोडिया, लाओस और म्यांमार है, जो कि चाइना से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए शायद वो लोग इसमें शामिल नहीं है। तो गाइस आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है। अभी हमने बताया जैसा कि साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट्स। ओके गाइस, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है? ऐसा करने वाला पहला देश कौन सा है? गाइज ऑप्शन है बेल्जियम, हमारा ऑप्शन है गाइज बेल्जियम, आर्मेनिया, बेलारूस, वेनेजुएला। और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी बेल्जियम ने मंकी पॉक्स से जो भी व्यक्ति पीड़ित हो रहे हैं उन्हें 21 दिन का क्वारंटाइन को अनिवार्य कर दिया है। और ऐसा इसके साथ साथ ऐसा UK ने भी किया है। गाइस देखिए, इस जब मंकी पॉक्स होता है तो इस तरह से ऐसे छाले टाइप्स के जो होते हैं वो फोड़े हो जाते हैं, जिसमें कि पस भरा होता है। आइए और जानते हैं इसके बारे में। हाँ, सबसे पहले ये जो था वो अफ्रीका में ये हो रहा था, लेकिन अब ब्रिटेन में शुरू हुआ मंकी पॉक्स जो वायरस है वो अब कनाडा, स्पेन समेत 12 से अधिक देशों में फैल चुका है गाइस। इसलिए इस पे क्वारंटाइन वगैरह स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि WHO ने भी ये कहा है कि ये बहुत बड़ा कंसर्न है। तो गाइस देखेंगे, ये एक तरह से जूनोटिक बीमारी है, यानी जूनोटिक का मतलब जो जानवरों से आदमी, मतलब हम लोगों में, ह्यूमन में फैलता है, एनिमल टू ह्यूमन। और लेकिन ये पहले ऐसा हुआ करता था, पर अब हम लोग देखते हैं कि अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल रहा है गाइस। तो आइए इसके सिम्टम्स वगैरह को हम लोग देखते हैं। इस तरह से फोड़े हो जाते हैं जिसमें पस होते हैं गाइस। ये सबसे पहले अफ्रीका में फैल रहा था, लेकिन अब ये धीरे धीरे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में भी फैल रहा है गाइस। इसके अलावा जो मंकी पॉक्स है, इसका सिम्टम्स जो होता है वो होता है स्वेलन लिम्फ नोड्स, सॉरी गाइस, स्वेलन लिम्फ नोड्स, मसल सेक, फीवर, हेडेक एंड रैसेस टाइप इस तरह के हो जाते हैं। ओके, विदिन 1 to 3 days आफ्टर फीवर, सबसे पहले फीवर होता है, उसके बाद इस तरह की चीज़ें होने लगती है। फेस और पूरे बॉडी पे भी हो सकती हैं, जो कि अपना स्टेन भी बहुत छोड़ देता है गाइस बॉडी पे। आगे देखते हैं
कि जो ये मॉन्की पॉक्स है वो कहाँ से आया। तो सबसे पहले ये जो रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका से ही आया। ये 2 तरह का जो स्ट्रेन है गाइस। तो इसमें जो पहला स्ट्रेन है वो है वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन और एक है सेंट्रल अफ्रीकन स्ट्रेन, जिसमें कि जो वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन है वो काफ़ी कम उसका डेथ रेट है, यानी 1 to 3% तक का इसका डेथ रेट है। लेकिन जो सेंट्रल अफ्रीकन स्ट्रेन है वो उसका डेथ रेट ज़्यादा है, यानी कि 10% तक इसका डेथ रेट है गाइस। इस तरह से गाइस यहाँ पे पूरी तरह से ये फैल रहा है। अब देखते हैं हम लोग आगे। गाइस इसका कोई भी अभी मेन वैक्सीन वगैरह नहीं बनाया गया है, लेकिन जो CDC यानी कि सेंट्रल फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उसके द्वारा कहा गया है कि जो स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो भी मॉन्की पॉक्स पे काफ़ी कारगर है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जो क्योर है वो हम लोग कर सकते हैं। तो गाइस एंटीवायरल दे सकते हैं, वैक्सीन इम्यून ग्लोब्यून दे सकते हैं और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। गाइस जो मॉन्की पॉक्स वायरस है वो पॉक्स वायरस फैमिली से रिलेटेड है। ओके गाइस, तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को ट्रैक करने के लिए क्वाड देश सैटेलाइट सुरक्षा पहल शुरू करेंगे। ऑप्शन है रसिया, चाइना, पाकिस्तान या श्रीलंका। तो गाइज ऑब्वियस है कि चाइना के जो मछली पकड़ने वाले जहाज़ हैं उनको ट्रैक करने के लिए क्वाड देश सैटेलाइट सुरक्षा का पहल स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि चीन की अध्यक्षता में वर्चुअली रूप से आयोजित 8वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया। गाइज ऑप्शन है रामेश्वर तेली, मनसुख मंडविया, भूपेंद्र यादव या महेंद्र नाथ पांडे। तो गाइज़ यहाँ पे नॉर्मल चीज़ है कि हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि जो पर्यावरण मंत्रियों की बैठक है तो ऑब्वियस है कि जो भूपेंद्र यादव हमारे पर्यावरण मंत्री हैं वही यहाँ पे भाग लेंगे। तो आइए इसके बारे में और भी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ये चीन की जनवादी गणराज्य की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और इसका जो थीम था वो था उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत। ओके गाइस, चलिए हम आगे देखते हैं। तो इसमें 8वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में ब्राज़ील, रसिया, दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों एवं प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। यहाँ पे जो भारत की भूमिका है, भारत के द्वारा ये बोला गया कि भारत के द्वारा ऐसा बोला गया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद की आवश्यकता है, यानी कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। आइए हम लोग कुछ ब्रिक्स कंट्री के बारे में जानते हैं। यह कोई अंतर्राष्ट्रीय या अंतर सरकारी संगठन नहीं है, बल्कि यह 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि 5 देश कौन कौन से है गाइस। तो देखेंगे ब्राज़ील, रसिया, भारत, चाइना एवं साउथ अफ्रीका। तो जो ये देश है उनके सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वे आतंकवाद, पर्यावरण, वैश्विक तथा प्रणालीगत सुधार करना है। इसका जो स्थापना हुआ था वो 2006 में हुआ था। तब सिर्फ ये ब्रिक हुआ करता था गाइस, ये सिर्फ ब्रिक हुआ करता था, यानी कि यहाँ पे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। लेकिन बाद में ये दक्षिण अफ्रीका भी 2010 में इसमें शामिल हो गया, जिसके बाद से यह ब्रिक्स हो गया। ओके गाइस, और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 2009 रसिया में हुई थी गाइस। तो इन सभी बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि जनरल नॉलेज जैसे एसएससी या फिर और सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग मैप पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे
ये सिचुएटेड है कंट्रीज़, तो ये रसिया रहा, चाइना, इंडिया और यहाँ पे ब्राज़ील है और ये साउथ अफ्रीका है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 26 मई 2022 से सरकार द्वारा कितने के नगद जमा और निकासी के लिए आधार या पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। गाइज ऑप्शन है 15 लाख होगा। गाइज यहाँ पे लाख गलती से छूट गया है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। वेट, सॉरी गाइज फॉर इंटरप्शन। तो गाइज यहाँ पे जो होगा वो लाख होगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 30 लाख। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी 20 लाख के नकद को अगर हम जमा करते हैं या निकालते हैं तो उसमें आधार या पैन कार्ड को दिखाना अनिवार्य हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है पीएम नरेंद्र मोदी क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए किस देश की यात्रा पर हैं। तो यहाँ ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रसिया। तो इसका राइट आंसर है गाइस जापान। जो प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो जापान की यात्रा पे हैं। ये रहा क्वाड कंट्रीज़, ये इंडिया रहा। हालांकि इंडिया का ये ऊपर वाला पूरा वाला पार्ट हमारा ही है, इसमें बहुत सारे मैप्स में ऐसे शो नहीं करते हैं। ये जापान हुआ और ये यूएसए और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ये क्वाड तरीके से बनता है ना, इसलिए इसको क्वाड कंट्रीज नाम रखा गया। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है गाइस। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2007 में। आइए हम आगे देखते हैं इसका जो भी है। सबसे पहले तो इसका जो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उन्होंने 2004 में ऐसा कहा कि उस टाइम में बहुत ही एक भयानक सुनामी आई हुई थी। तो उन्होंने ऐसा कहा कि अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेकर एक संगठन बनाया जाए ताकि जो भी सुनामी में जितने भी लोग हैं उनको बचाया जाए, राहत पहुंचाया जाए। जो बेघर हैं उनको घर उपलब्ध कराया जाए, बिजली वगैरह कनेक्टिविटी को फिर से बहाल करने के लिए इन्होंने भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के एक ग्रुप को बनाने का इच्छा रखा। फिर आगे चलकर जो हमारे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं, उन्होंने 2007 में क्वाड के स्थापना पर बहुत ही जोर दिया ताकि समुद्री क्षेत्रों में बचाव एवं रक्षा के कार्यों को पर प्रतिबद्धता जताई जा सके। आगे चलकर 2008 में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाइना के राजनीतिक दबाव के कारण इससे अलग हो जाता है, क्वाड कंट्रीज से अलग हो जाता है। फिर उस साथ ही देखते हैं कि अमेरिका भी जो है वो अपने बहुत सारे रणनीतिक अभियानों के लिए चीन पर डिपेंडेड, मतलब उसके सहयोग को उसकी आवश्यकता थी, जिसके कारण वो भी इस संगठन से ज़्यादा जुड़ नहीं पा रहा था, जिसके कारण बहुत दिन तक ये शिथिल पड़ गया था। जो भी क्वाड कंट्रीज़ है वो मतलब पूरी तरह से ख़त्म ही हो गया था। लेकिन फिर आगे चलकर 2012 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा फिर से चारों देशों को एक मंच पे लाने का प्रयास किया गया, लेकिन उस टाइम भी कुछ खासा बात नहीं बनी। फिर 2017 में एक नए उद्देश्य के साथ भारत, जापान, अमेरिका तथा जापान आसियान सम्मेलन के दौरान फिलीपींस की राजधानी मनीला में एकजुट हुए तथा फिर से इसकी स्थापना हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ। और अब ये ग्रुप जो है वो काफ़ी एक्टिव हो गया है। हमेशा इसके जो भी प्रतिनिधि हैं उनकी बैठक वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करवाया जा रहा है गाइस। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ता को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से किसने सम्मानित किया है। तो यहाँ ऑप्शन है यूनेस्को, WHO, FAO या ILO। तो गाइज जो इसका राइट आंसर है वो WHO है। आइए हम आशा कार्यकर्ता जो होती हैं उनके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए इस तरह से इनके जो ड्रेसेस होते हैं
वो पिंक या फिर वाइट कलर के होते हैं गाइस। हमने अपने गांव में या फिर और भी जगह पे देखा होगा, वाइट कलर के भी काफ़ी तरह से ये ड्रेसेस पहनती हैं, साड़ीज़ या फिर सूट। तो हमारा देखते हैं आगे, जो आशा समुदाय में ये एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तरह काम करती हैं और इनका जो बहाली है वो 2005 या 2005-06 से आशा कार्यकर्ताओं की बहाली स्टार्ट की गई गाइस। यहाँ पे देखते हैं हम, प्रत्येक गांव पर 1000 जनसंख्या पर एक आशा का प्रावधान किया गया है। आदिवासी पहाड़ी इलाकों में प्रत्येक टोले में आशा हो सकती है गाइस। आशा वर्कर्स होती है ना, उनका जो रोल होता है वो जो ग्रामीण इलाके में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक तरह से हम जब देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, वहाँ पे ये लोग एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती हैं। महिलाओं को जागरूक करना, परिवार नियोजन से संबंधित या सैनिटरी पैड्स वगैरह, ये सब से रिलेटेड जितने भी जानकारी होती है, ये गांव में महिलाओं को या फिर पुरुषों, जो भी जिससे रिलेटेड जो जानकारी होती है, ये देती हैं। चलिए, जो आशा ग्राम सभा की बैठक में चयनित की जाती है, मतलब ये आशा ग्राम सभा का बैठक होता है जिसमें कि चयनित की जाती है। चलिए देखते हैं कि इनकी योग्यता क्या होती है। तो आशा उन महिलाओं को चुना जाता है जो शादीशुदा, विधवा या परित्यक्ता और 25 से 45 वर्ष के बीच से हो, और वह उसी गांव की होनी चाहिए गाइस। और इनका जो एजुकेशन है वो कम से कम 8वीं तक होनी चाहिए, यानी कि 8th क्लास तक इनको एजुकेटेड होना चाहिए। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब किसने जीता? यहाँ पे जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी मैनचेस्टर सिटी के द्वारा इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल का खिताब जीता गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट का चौथा संस्करण भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ है? तो ये ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, ताइवान या फिलीपींस। गाइज, इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश, यानी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट का जो चौथा संस्करण है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है। ये रहा बांग्लादेश का मैप, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अच्छे से दिखेगा। गाइज, तो आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो ये बांग्लादेश है वो हमारे भारत की, जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो भारत के कितने स्टेट्स को टच करता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आप इस तरह के आंसर्स को बताते हैं तो बार बार ये आपके माइंड में रिपीट होता है, जिससे कि चीज़ें याद रहती हैं। गाइज, एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उस टाइम में अगर ऐसे आप वीडियोज़ में कमेंट या हर जगह इन चीज़ों का नाम याद रखते हैं तो उस टाइम ईजिली हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। देखते हैं, तो ढाका इसकी राजधानी है, हम सभी को पता है, और शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और जो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, चटगांव जो ये पोर्ट है यहाँ पे स्थित है गाइस, म्यांमार और ये इंडिया के बॉर्डर के पास में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी सचिव प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है विवेक कुमार, संजीव कुमार सिंगला, राजीव कुमार या उर्जित पटेल। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी विवेक कुमार को प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव के रूप में चुना गया है। आइए देखते हैं विस्तार में इनके बारे में। तो जो विवेक कुमार हैं वो पहले भारतीय विदेश सेवा यानी IFS के अधिकारी रहे हैं, और इन्होंने इससे पहले जो थे मोदी जी के निजी सचिव, वे संजीव कुमार सिंगला थे, उनकी जगह ही विवेक जी ने ली हुई है। और जो संजीव कुमार सिंगला है वे अब इजराइल में भारत के राजदूत का काम करेंगे। विवेक कुमार जो थे 2014 बैच के,
IFS अधिकारी हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच में भारतीय दल का नेतृत्व कौन कर रहा है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल, यहाँ पे यू होगा, और निर्मला सीतारमन। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी पीयूष गोयल। चलिए हम आगे देखते हैं इसके बारे में। जो विश्व आर्थिक मंच होता है वो स्विस गैर लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है। यह जो विश्व आर्थिक मंच है वो क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडे को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन है जिसका स्वयं कोई हित नहीं है। यह फोरम स्विट्जरलैंड के पूर्वी अल्पास क्षेत्र में दावोस में जनवरी के अंत में वार्षिक बैठक के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि इसका स्विट्जरलैंड के दावोस में प्रतिवर्ष इसका जनवरी के अंत में बैठक किया जाता है। इस वर्ष 22 से 26 जनवरी को आयोजित की जाने वाली वैश्विक आर्थिक मंच की 48वीं बैठक की जाएगी। ये रहे मैप में दावोस, ये स्विट्जरलैंड का जो भी यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, और ये फ्रेंच है, जर्मनी है, इटली है, यानी कि और यहाँ पे दावोस स्थित है। हम लोग देख सकते हैं गाइस, ये जेनेवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जोस रामोस होर्टा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है साउथ सूडान, ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया या फिलीपींस। तो गाइस जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी इंडोनेशिया। जो जोस रामोस होर्टा है वो ईस्ट तिमोर के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ये रहा ईस्ट तिमोर, यहाँ पे इंडोनेशिया के काफ़ी नज़दीक में स्थित है। यहाँ पे तिमोर सी है। गाइज इससे पहले इंडोनेशिया ने इस पे इसके ऊपर जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे इंडिया के ऊपर इंग्लैंड से आज़ादी मिली है, वैसे ही तिमोर को इंडोनेशिया से आज़ादी मिली। और उससे भी पहले शायद पोर्चुगीज़ का इस पे राज हुआ करता था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पूर्व तिमोर की जो राजधानी है वो दिल्ली है, यानी इंडिया वाली दिल्ली नहीं, तिमोर वाली दिल्ली। और इसका जो मुद्रा है, पूर्वी तिमोर का जो मुद्रा है वो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्काई ब्रिज 721 नामक दुनिया का सबसे लंबा निलंबन पुल किस देश के पर्यटकों के लिए खोला गया है? ऑप्शन है पोलैंड, स्पेन, चेक रिपब्लिक या फ्रेंच। तो गाइस जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी चेक रिपब्लिक। ये रहा, पिक्चर में हम इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक रिपब्लिक कहाँ है हम देखते हैं। यहाँ पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के बीच में चेक रिपब्लिक स्थित है। और इसका आगे देखते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ है। इसकी राजधानी है प्राहा, जैसा कि हम देख सकते हैं। यहाँ पे संसदीय गणतंत्र होता है, जर्मन और ग्रीक लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मेनली अयोग्यवादी, यानी कि यहाँ पे 59% जो लोग हैं उनका कोई मेनली वो नहीं होता है धर्म वगैरह, नास्तिक या अधार्मिक है। और 26.8% रोमन कैथोलिक हैं और 2.5% प्रोटेस्टेंट हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। गाइस हमारा अगला प्रश्न है, सेकेंड लास्ट, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मई महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मई,
18 मई, 21 मई या 31 मई। तो जो इसका राइट आंसर है गाइस वो होगा 21 मई। हमें ऑप्शन में आप बताएंगे गाइस कि 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आप ऑप्शन में ज़रूर बताएं ताकि आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, ताकि आपको ये चीज़ें रिकॉल होती रहें। आइए नीचे, काफ़ी नीचे चला गया। चलिए अब हमारा 15वां ये रहा विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। ओहो सॉरी गाइस, आइए हम यहाँ जानेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में। जो विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है वो कैसे मनाना स्टार्ट किया गया। तो वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने 2001 में अफ़गानिस्तान में बामियान की बुद्ध प्रतिमाओं के विनाश के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया। ठीक है। फिर दिसंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने अपना प्रस्ताव 57/249 में 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस को घोषित किया। हमारा आगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो है यूनेस्को के अभी महानिदेशक जो है वो आंड्रे अजोले हैं, और जो इसका गठन हुआ था वो 4 नवंबर 1946 को हुआ था, और इसका मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में स्थित है। हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का गाइस, 15 नंबर। अमेजन संभव उद्यमिता चुनौती 2022 के लिए प्रथम पुरस्कार किसने जीता। ऑप्शन है सुभाष ओला, रतन टाटा, गौतम अडानी या मुकेश अंबानी। तो गाइस जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि सुभाष ओला के द्वारा अमेजन संभव उद्यमिता चुनौती 2022 के लिए फर्स्ट प्राइज़ को जीता गया है। आइए हम देखते हैं, ये रहा सुभाष ओला जी। नीचे देखते हैं कि किस कार्य के लिए इनको दिया गया इतना बड़ा अवार्ड। तो राजस्थान के एक नव प्रवर्तनक श्री सुभाष ओला, जिन्होंने भाप को रिसाइकल करके बॉयलर में ऊर्जा बचाने की तकनीक को विकसित किया है। ये अमेजन संभव उद्यमिता चुनौती 2022 के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है। उनके ही उद्यम जीनियर्स एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष का स्टार्टअप पुरस्कार भी दिया गया है। तो थैंक यू गाइस, आप बताइए हमें ज़रूर कमेंट में कि आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा, और मैंने जितने भी प्रश्न आपसे पूछे हैं उसको ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, यानी जो डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस है वो आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आगे और भी अपडेट मिल सके। और गाइज़ एक और इन्फॉर्मेशन है कि हमारे चैनल पे BSSC CGL 3 के इम्पोर्टेंस को देखते हुए रीजनिंग की क्लासेस प्लस फिजिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई हैं, जहाँ पे फिजिक्स में घटना चक्र और जितने भी इम्पॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन बैंक्स टाइप बुक्स होते हैं उसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस किया जाता है। तो गाइज़ आप ज़रूर देखें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। थैंक यू सो मच गाइज़।